हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे यार, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के अंदर। बीच के अंदर कुछ क्लासेस नहीं हुई, उसका भी भरपाई कर देंगे ना। तो डी एंड एफ ब्लॉक का सेकंड लेक्चर है ये, और एक लेक्चर या फिर 1.5 लेक्चर और होगा इसके बाद में, और आपका जो है वो खत्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड वाला पार्ट, ठीक है, जो वो चैप्टर है। और उसके बाद में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, और उसके साथ साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ साथ में आपको एक क्लास आपको किसकी मिल जाएगी, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको मिल जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी शुरुआत होने वाली है। तो एक तो टेंशन ये मतलब कि केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं होगा, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जैसे ये क्लास खत्म होगी, या तो आपको पहले मैसेज मिल जाएगा, ठीक है, पहले मिल गया होगा आपको मैसेज, और अगर आपको पहले नहीं मिला है तो जैसे क्लास खत्म हो उसके बाद में आप टेलीग्राम पर आपको एक मैसेज मिलेगा। आपको क्या करना है, उसमें एक अकाउंट मेंशन रहेगा, उस अकाउंट पर, उस मैसेज में रहेगा कि किस अकाउंट पर आपको मैसेज करना है। वहाँ पर आप पर्सनली बात कर लेना बैच के रिगार्डिंग, लाइव क्लासेस जो हैं वो होने वाली हैं। तो उसके लिए, बुक के लिए मैंने आपको प्रोमिस किया था, बुक के लिए कि हाँ वो बायोलॉजी केमिस्ट्री की बुक आ रही है, जिनमें आपको नोट्स तो मिलेंगे ही चैप्टर वाइज, साथ में आपको क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, PYQ मिलेंगे, और उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो वो बुक जो है वो आपको कैसे मिल सकती है, ठीक है, और बहुत ही कम पैसे में सारी चीज़ें एक साथ ही मिलेंगी आपको ना, और बहुत ही कम पैसे में मिलने वाले हैं। तो वो एक बार आप उस मैसेज से जाके पर्सनली एक बार बात कर लेना। डाउट सॉल्यूशन, और आपकी ऐप बन रहा है, सीधी सी बात बताऊँ, ऐप बन रहा है, तो डाउट सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रॉपर मिल जाए। DPP आपको मुझे पता है नहीं मिल रही है अभी, तो रेगुलरली आपको कैसे मिल सकती है, तो वो सारी चीज़ें आज आप, जैसे ये क्या तो क्लास कम से कम होने से पहले आपको मैसेज आ गया होगा टेलीग्राम पर, या फिर नहीं आया तो आप क्लास खत्म होने के बाद में आप जाके देखना, आपको मिल जाएगा, और आप जाके बात करना, ठीक है। आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी कि हाँ ये सारा सिस्टम है, और लाइव क्लासेस की का भी आपको पता रहेगा। और बात रही फिजिक्स की क्लास, तो फिजिक्स की क्लास का सॉल्यूशन भी आपको उस मैसेज के अंदर आप जाओगे तो आपको उसका भी पता लग जाएगा कि हाँ फिजिक्स की क्लास कब है, लाइव होंगी, कब होंगी, वो सारा सिस्टम आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब करते हैं अपन आज का लेक्चर स्टार्ट। ध्यान से सुनना बातों को, बहुत ही आसान चैप्टर, ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बस ध्यान से सुनना बातों को। अब बात करें अपन डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे ना, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अपन पढ़ रहे थे, डी और एफ ब्लॉक के तत्व अपन पढ़ रहे थे। बात करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, है ना। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हिंदी में इनको गलनांक और क्वथनांक बोलते हैं इनको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो कैसे होता है, गलनांक पहले अधिकतम तक बढ़ता है ना, पहले क्या होगा, बढ़ेगा, और फिर क्या है, घटता है। पहले तो बढ़ेगा और उसके बाद में घट जाता है, क्योंकि पहले अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, और उसके बाद में जैसे जैसे कम होंगे। तो भैया नहीं समझ में आया, बात नहीं सीधी सी समझ में नहीं आया हमें, ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो समझाने का ही तो काम है ना भैया, समझाने का ही तो काम है। चलो यहीं समझा देते हैं, ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये अपने पास में क्या स्कैंडियम है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, पता है भैया। इसका आप क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देखो आर्गन लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया, आर्गन मैंने लिखा 18, तो ये हो गए, ठीक है, 21 है ना टोटल, 18 में से 21 माइनस 21 में से 18 माइनस के कितने आए, 3 आ जाएंगे ना, 3 आए, तो 4s2 और 3d1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भरे भी पहले s में जाएंगे और निकाले भी पहले s में जाएंगे। तो s में अपन ने पहले भर दिए 2, और उसके बाद में अपन ने 1 भर दिया, अपन ने किसमें, d के अंदर भर दिया। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहां पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 मिनट बना देते हैं, चलो। ये क्या है, आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आगे चलो, मैं स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम की बात करूं तो कितना है, 22, इसका क्या हो जाएगा, AR। ध्यान से सुनना बातों को, देखो समझ में आएगी, है ना। 18 तो ये हो गए, 4s2 3d2, इसके अंदर आप देखो अनपेयर्ड कितने हो गए आपके, ठीक है। फिर और आगे मैं चलूं तो क्या आ जाएगा आपका, M1 देख लेता हूं मैं ना, 25 पर ही चलते हैं सीधा, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, AR 18, तो ये हो गए, AR 18 हो गए, 4s2 कर दूं मैं, और ये 20 हो गए, और 3d5, ठीक है। इसका कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1
2, ठीक है। और जैसे ही मैं 23 पर जाऊंगा तो मुझे कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। 24 पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, बढ़ते जा रहे हैं ना, बढ़ते जा रहे हैं ना। तो ऐसे ही क्या होगा आपका, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्कैंडियम से आप जाओगे, ठीक है, ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको क्या होगा, जो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहे हैं। तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यही बात यहां पर बोलने जा रहा हूं कि गलनांक पहले अधिकतम तक बढ़ेगा। पहले गलनांक जो वो बढ़ता है, बढ़ रहा है भैया, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन जो वो बढ़ रहे हैं। स्कैंडियम में 1 है, टाइटेनियम में 2 है, ठीक है, ऐसे बढ़ रहे हैं ना, फिर घटता है और उसके बाद में वो घटने लगता है। क्यों घटेगा उसका भी बताऊंगा, क्योंकि पहले अयुग्मित जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है और बाद में घटने लगती है। देखो अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर देखो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 हो गए, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, जैसे ये 5 तो अनपेड हो गए, फिर जो छठा पर आ जाएगा ना, जो छठा पर आ जाएगा वो ऐसे, ये पेड हो गया ना, अब तो पेड होने, छठा में पेयर हो जाएगा, 7वें में और पेयर हो जाएगा, 8वें में और पेयर हो जाएगा, 9वें में और 10वें में और पेयर, सारे क्या हो जाएंगे, जोड़े में हो जाएंगे। फिर तो आपका क्या है, बहुत ही कम आ जाएगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको इस ग्राफ से ध्यान से समझना, जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो ध्यान से समझना। स्कैंडियम से आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, और आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बढ़ता जा रहा है। मेल्टिंग पॉइंट क्या आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि भैया एकदम से ये एमएन में एकदम से नीचे से डिप कैसे आ गया। हमने आपकी बात मान ली कि भैया स्कैंडियम में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिर ऊपर बढ़ेंगे, 2 आ जाएंगे, फिर 3 आ जाएंगे, फिर 4 आ जाएंगे, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर हमें बताओ कि जो आपका एमएन है, मैंगनीज जो है, इसके अंदर एक डिप कैसे आ रहा है। इसके अंदर तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है भाई, इसके अंदर तो क्या थे, एक मिनट इसको मैं मिटा दूं, इसके अंदर तो क्या थे, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। तो यहां पर तो क्या है, बहुत ज्यादा होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं, इसलिए नहीं होता, आपको पता है कि 3d5 क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और आधी भरी हुई ऑर्बिटल भी क्या होती है, अच्छी खासी स्टेबल होती है। और जब आधी भरी हुई ऑर्बिटल स्टेबल होती है तो उसका क्या है, यहां पर आपको हल्का सा डिप देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर देखो स्कैंडियम में क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां से ऊपर जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्रोमियम तक बढ़ेंगे, उसके बाद में एमन में डिप देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद में एफई में क्या आएगा आपके, एक एफई में क्या होगा, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और जेडन के अंदर क्या है, सारे के सारे भर जाएंगे, है ना, सारे के सारे ये भर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3d10 आता है ना, जेडन का क्या आता है, 3d10 आता है, तो 10 मतलब बहुत ही ज्यादा, ये तो पेड है सारे के सारे, तो ये क्या है, हाईली स्टेबल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो इसका तो सबसे कम आएगा। तो ये आपका ऑर्डर रहता है। तो गलनांक पहले अधिकतम तक बढ़ेगा, देखो पहले गलनांक जो है वो बढ़ रहा है और उसके बाद में घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि पहले अयुग्मित जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ रही है और उसके बाद में घट रही है। एमन के अंदर डिप क्यों आ रहा है, वो भी मैंने आपको बता दी कि भाई हाफ फील्ड है, इसलिए वो क्या है, थोड़ा सा स्टेबल होता है, स्थिर होता है। तो ऐसा ही जैसे एमन के अंदर अपन को देखने के लिए मिल रहा है ना, वैसे ही अपन को टीसी के अंदर, टेक्नेशियम के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो एमन और टीसी, देखो एमन 3D सीरीज के अंदर, टीसी आपको 4D सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे अपन ने ये 3D सीरीज की मैंने आपको बताया ना ग्राफ है ना, वैसे ही 4D सीरीज का भी ऐसा ही कुछ आने वाला है। वहां पर एमन की जगह क्या हो जाएगा, टीसी हो जाएगा, ठीक है। तो टीसी के अंदर भी आपको एक डिप देखने के लिए मिलेगा, क्यों, वही रीजन, उसके अंदर भी वो भरे जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो वो भी क्या हाफ फील्ड रहेगा ना। तो एमएन और टीसी में आधा भरा हुआ डी ऑर्बिटल है, बता दिया मैंने आपको, आधा भरा हुआ डी ऑर्बिटल है, इसलिए वे स्थिर हैं, बता दी ये बात मैंने आपको, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कम होगा। अगर समझ में आई या नहीं आई बात है, ठीक है। और जेडन CDHG, जेडन आपको पता 3d10 होता है ना, HG CD का भी और HG का, सब में क्या है, D10 भरे जा रहे हैं। तो इनका गलनांक जो है वो कम होता है, क्योंकि इनमें अयुग्मित अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद ही नहीं होते, क्योंकि सारे के सारे पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। इसलिए इनमें क्या है, अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है वो होते ही नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या? मैंने बहुत ही सही से आपको बताया कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कब बढ़ेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, किस पर डिपेंड कर रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पर। अयुग्मित का मतलब क्या है, इंग्लिश में जिसको अनपेड इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया स्कैंडियम में आप देखो, यहां पर क्या एक अकेला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, भाई कुछ जोड़ा वोड़ा नहीं है यार, सिंगल है बिल्कुल यार, कोई जोड़ा नहीं है, सिंगल है, ठीक है, एक सिंगल है। वैसे ही अपन टाइटेनियम में यहां पर क्या दो, क्या हो गया आपके, 2 सिंगल हो गए, ठीक है। फिर अपन और जाएंगे, 3 सिंगल, 4 सिंगल, ठीक है। तो सिंगल बढ़ते जा रहे हैं, सिंगल जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाएगा। बोलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर एमएन में एकदम से डिप आता है, क्यों आता है, क्योंकि यहां पर 5 सिंगल है, और आपको पता है कि डी के अंदर कितने भरे जाते हैं, 10 भरे जाते हैं, 5 क्या है, 10 का आधा है, तो आधे के अंदर क्या होता है, हाफ फील्ड, मतलब
स्टेबल होता है। हाफ फील्ड भी क्या है, स्टेबल होता है। तो ये थोड़ा सा स्टेबल है, इसलिए इसका क्या है, यहां पर आपको डिप देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में Fe के अंदर क्या हो जाएगा, यहां पर एक यहां पर आ जाएगा, तो एक तो क्या है, डबल हो गया। अब कितने हैं, चार ही सिंगल बचे हैं, 4 ही सिंगल हैं अब, ठीक है। फिर अपन और नीचे जाएंगे तो ये 2 जोड़े बन जाएंगे, 3 सिंगल रहेंगे, तो ये धीरे धीरे क्या कम आता रहेगा, और जेडन तक क्या है, सब के सब क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो वो क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, वो तो स्टेबल होता है। ये तो आपको बता दिया मैंने आपको कि Mn और Tc में क्या है, आधा भरा हुआ ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल होता है, इस वजह से वो स्थिर है। और Zn, Cd और Hg इनमें जो गलनांक है वो कम होता है, क्योंकि इनमें अयुग्मित जो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो होते ही नहीं है। फिर आगे बात करेंगे अपन किसकी, मेटेलिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं ना। किसकी बात करेंगे भैया, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। ध्यान से सुनना बातों को। Ns और N-1d दोनों के अयुग्मित अनपेड इलेक्ट्रॉन धात्विक बंधन मेटेलिक बॉन्ड में भाग लेते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेटेलिक बॉन्ड बनाते कौन कौन है। तो आपके Ns वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो भी पार्ट करेंगे, और N-1d में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, किसमें, मेटेलिक बॉन्ड बनाने में। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। ये मैं Fe ले रहा हूं, ठीक है, कितना इसका 26, इसको मैं भर देता हूं Ar, ठीक है, 18 तो ये हो गए। उसके बाद में आप भर दो 4s2 3d6। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। यहां आपका क्या आ जाएगा, ये 4s, ठीक है, और यहां आ जाएगा आपका, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं यार, ठीक है, ये आपका 3d6 है। इसमें देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो क्या है आपका पेयर्ड हो गया भाई, ये तो क्या है, जोड़े में है ना, ये तो क्या है, पेयर्ड है, ठीक है। अनपेड कौन से हैं, ये और ये वाले क्या है, अनपेड हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो बात को, क्या ध्यान से सुनो कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या, कब मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, कि भाई मेटेलिक बॉन्ड कैसा बन रहा है ना। तो Ns और N-1d, ठीक है, Ns और N-1d जो है दोनों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है, वही मिलकर क्या बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। कोई दिक्कत है क्या है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इतना सा बोलना चाह रहा हूं कि Ns के, ठीक है, और N-1d के, मतलब D और S के जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो क्या बनाएंगे, आपके मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लो कि जो आपका मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, जो धात्विक बंधन बनेगा ना, जो दो धातुओं के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये Ns वाले, 4s वाले और ये 3d6 वाले, कौन से, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए ना। तो ये वाले क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। एक मिनट, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है, स्टार्टिंग में देखो स्कैंडियम के पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिर टाइटेनियम के पास में 2, फिर 3, 4, ऐसे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ना अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। फिर Mn के पास में 5 हो जाएंगे, फिर आपकी जो Fe है इसके बाद में देखो 4, ठीक है। तो ऐसे घटते जाएंगे घटते जाएंगे घटते जाएंगे, और Zn के पास में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, है ना। तो ये मेटेलिक कैरेक्टर है आपके ना। तो ध्यान से देखो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मेटेलिक कैरेक्टर का भी वैसा ही हाल होगा। स्टार्टिंग में मैं देखो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन बाद में क्या है, यहां तक क्या Mn आ गया आपका। Mn के अंदर क्या है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है Mn के अंदर। ये क्या है आपका Mn के अंदर क्या है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है D के अंदर। जैसे जैसे Mn के बाद में क्या जाएगा आपका Fe आएगा, Fe के अंदर कितने, सिर्फ 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो और कम होते जाएंगे। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। और Fe के बाद में कितने आ जाएंगे, सिर्फ 3 ही आएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, और Zn के पास में तो कुछ रहेगा ही नहीं, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिर्फ मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो घटते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होंगे, मेटेलिक गुण जो है वो बढ़ते जाएंगे और फिर घटते जाएंगे। Mn के बाद में क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर घटते जाएंगे। अरे कोई दिक्कत है क्या, यहां तक नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बात करेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर अपन ने पढ़ ली, फिर बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, पहले वो समझो। आपके पास में एक मेटल का कोई टुकड़ा है, ठीक है, आपके पास में मेटल का एक टुकड़ा है, धातु का एक टुकड़ा है। बोले ठीक है भैया, धातु का टुकड़ा है। तो मैं बोल रहा हूं उसके अंदर बहुत सारे एटम हैं, ठीक है, बहुत सारे एटम से मिलकर वो आपका एक धातु का टुकड़ा। आपके पास देखो, आपके पास में एक लोहे का टुकड़ा है। अब वो लोहे का जो टुकड़ा है ना, वो बहुत सारे लोहे के जो एटम है उनसे मिलकर बना हुआ है। बोले ठीक भैया, इसमें क्या दिक्कत है ना। ऐसे ही तो बनता है कि भाई एक धातु का टुकड़ा, तो वो बहुत सारे एटम से मिलकर वो धातु का टुकड़ा बना होगा,
बोलो ठीक बात है भैया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो होती है कि आपके पास में एक धातु का टुकड़ा है और आप उसको इतनी ऊर्जा दे दो कि उसमें से एक एटम को बाहर निकाल दो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपके पास में एक मेटल का टुकड़ा है, ठीक है, और मेरे में एक चुल मची कि मुझे इस मेटल के टुकड़े में से क्या निकालना है, एक एटम निकालना है, एक एटम बाहर निकालना है, मेटल का एटम जो है वो मुझे एक बाहर निकालना है। बोले ठीक है भैया। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा कैसे यार? इसको बाहर निकालने के लिए इसमें से मुझे एक मेटल का टुकड़ा है मेरे पास में, उसमें से मुझे एक एटम बाहर निकालना है, क्योंकि उस टुकड़े में तो बहुत सारे एटम होंगे, है ना। उसमें से मुझे एक एटम बाहर निकालना है। कैसे निकलेगा? उसके लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन ध्यान से सुनना बात को, है ना। एक धातु के टुकड़े में से एक एटम को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उसको कहा जाता है। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना बात को। मैं ये बोल रहा हूं कि धातु के एक टुकड़े में से एक एटम को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़े उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अरे ध्यान से समझ जाए, नहीं आई? वापस सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि एक एटम है मेरे पास में धातु का और मुझे इस टुकड़े में से, एटम बोल दिया मैंने सारी गलती से ना, एक टुकड़ा है मेरे पास में धातु का और मुझे इस टुकड़े में यार मुझे पता है कि ये टुकड़ा है जो है इसके अंदर बहुत सारे एटम से मिलकर ये टुकड़ा बना हुआ होगा। अरे सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये चाहता हूं कि इस टुकड़े में से क्या निकाल लूं मैं? एक एटम को बाहर निकाल लूं, ठीक है। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? उसके लिए एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। तो यही इसकी डेफिनेशन है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यही होती है कि किसी एक धातु के टुकड़े में से आपको एक एटम निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसी एक धातु के टुकड़े में से एटम को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा आपको देनी पड़े वही आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। तो ये डेल्टा एच एटमाइजेशन का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, है ना। तो इसको शॉर्ट में लिख दिया डेल्टा एच एटमाइजेशन। धात्विक बंधन पर निर्भर करती है, ठीक है। ये जो डेल्टा एच एटमाइजेशन है भाई, कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी ना, वो किस पर डिपेंड करेगी? धात्विक बंधन पर डिपेंड करेगी। भैया कैसे करेगी, समझाओ हमें। तो मैंने कहा कि भैया मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे एटम है, एक धातु का टुकड़ा है, इसमें क्या है? बहुत सारे क्या है? एटम से बना हुआ है। ये एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, ठीक है। ऐसे मैं बना के दिखा रहा हूं आपको ना, ऐसे ही बना हुआ है। अगर इन दो एटम के बीच में कोई ढंग बॉन्ड बना हुआ होगा ना, इनके बीच में कोई बढ़िया तरीके का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ होगा, तो यार मुझे ऊर्जा क्या है? ज्यादा देनी पड़ेगी। अरे मानते या नहीं मानते? मुझे ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये एटम को तोड़ना है ना मुझे, इस एटम को, ये क्या है? मजबूत बॉन्ड है, मजबूत बॉन्ड है। ये दो एटम के बीच में क्या बना हुआ है? एक मजबूत बॉन्ड बना हुआ है और मुझे इसको तोड़ना है। मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी? बहुत ज्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तभी तो वो मजबूत बॉन्ड टूटेगा यार, तभी ये बॉन्ड टूटेगा, तभी तो ये एटम बाहर निकलेगा। अरे सही बात है या नहीं है ना। तभी तो ये क्या है? एटम बाहर निकलेगा, बॉन्ड टूटेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जितना कमजोर ये मेटेलिक बॉन्ड होगा, इन दोनों के बीच में जितना कमजोर ये मेटेलिक बॉन्ड होगा, उतना मेरे लिए आसान नहीं होगा क्या इसको तोड़ना। बोला भैया ठीक बात है, मतलब जितना कमजोर ये मेटेलिक बॉन्ड होगा उतनी कम आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जितना स्ट्रॉन्ग ये मेटेलिक बॉन्ड होगा उतनी ही ज्यादा आपको क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। अरे समझ में आई या नहीं आई बताओ? आई क्या? वापस ध्यान से सुनो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो आप एटम का एक टुकड़ा है, इसके अंदर भैया बहुत सारे क्या है? एटम से ये मिलकर बना हुआ है। भैया ये तो आप बहुत बेसिक बात बता रहे हो। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, तो ये मेटल आपस में जुड़े हुए हैं। एटम जो है, इस मेटल के जो एटम है वो आपस में जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। और मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड बना रखा है, धात्विक बंधन ही बना रखा हुआ है इन्होंने। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, है ना, कोई अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो मुझे ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। अगर मुझे एटम को बाहर निकालना है ना, तो ये पहले बॉन्ड तो टूटे तभी तो एटम बाहर निकलेगा। तो इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ये थोड़ा सा कमजोर बॉन्ड हुआ तो कम ऊर्जा में काम चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यही बात यहां लिखी हुई है, ध्यान से सुनो भाई।
डेल्टा एच एटोमाइजेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन धात्विक बंधन पर निर्भर करती है। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई धात्विक बंधन जितना कमजोर होगा उतनी कम ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये धात्विक बंधन पर आपका निर्भर करता है। तो जो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। और धात्विक बंधन किस पर डिपेंड करता है भाई? अब धात्विक बंधन स्ट्रॉन्ग बनेगा कि कमजोर बनेगा, ये किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आपकी डी इलेक्ट्रॉन के अंदर अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी है। डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अयुग्मित कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो वो अभी मैंने आपको बताया था कि भैया यहां पर क्या है, आपका स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम है, उसके अंदर क्या है, एक अनपेड डी इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका जो बॉन्ड बनेगा वो कमजोर बनेगा या नहीं बनेगा यार? कमजोर बनेगा ना। फिर मैं यहां बात करूं एमएन के पास में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसके पास में 5 क्या पड़े हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो इसका क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसका जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर एफ का थोड़ा एमएन से तो कमजोर बनेगा और जेडन का तो सबसे कमजोर बनेगा या नहीं बनेगा यार, है ना। तो ये किस पर निर्भर करता है, डी इलेक्ट्रॉन के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड का मतलब हिंदी में लिखा है अयुग्मित लिखा है ना, तो कंफ्यूज मत होना इनमें ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि डेल्टा एच एटोमाइजेशन जो है आपका मतलब का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, वो ऊर्जा जो अपन को किसी एक धातु के टुकड़े को देनी पड़े जब अपन को उसमें से एटम निकालना हो। तो वो किस पर निर्भर करती है कि भैया जो आप एटम, जो आपने मेटल लिया है ना, जो धातु आपने लिया है, उसके जो एटम है वो आपस में कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको ऊर्जा ज्यादा लेनी पड़ेगी, और वो थोड़े कमजोर बॉन्ड से जुड़े तो कम ऊर्जा में काम चल जाएगा। बोलो ठीक है भैया, लेकिन आप हमें एक बात बताओ कि हमें कैसे पता लगेगा कि इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? आपने तो ये कह दिया कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो निर्भर करती है भैया कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि कमजोर है। स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा ऊर्जा दो, और कम है कमजोर है तो कम ऊर्जा दो। बोले ठीक है, लेकिन आप हमें बताओ कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि कमजोर बॉन्ड है, ये कैसे पता लगेगा, ये किस पर निर्भर करता है? तो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और जो कमजोर बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है, किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आपके डी इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। डी के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उस पर वो निर्भर करता है। बोला ठीक है भैया, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए ना। आगे चलते हैं। सामान्यतः डेल्टा एच एटोमाइजेशन को पहले ग्रुप 5 से 6 तक बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि धातुओं की पैकिंग अलग अलग होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ठीक है, अब एससी से जाओ, एससी से अपन एमएन तक जाएंगे तो क्या होगा, आपका बढ़ेगा। एससी से एमएन तक जाएंगे तो आपको क्या होगा, आपका जो मेटेलिक बॉन्ड है वो बढ़ेगा और उसके बाद में घटेगा। आपके दिमाग में ये आना चाहिए क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही है। मैंने कहा अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है उस पर निर्भर करता है आपका मेटेलिक बॉन्ड, मान लिया आपकी बात, लेकिन आपका जो डेल्टा एच एटोमाइजेशन है ना वो ऐसे काम नहीं करता। बोले क्यों भैया, आप अभी तो बताया आपने कि वो मेटेलिक बॉन्ड पर निर्भर करता है। तो मैंने कहा मेटेलिक बॉन्ड पर निर्भर करता है, लेकिन सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड पर निर्भर नहीं करता यार, है ना। आपकी जो डेल्टा एच एटोमाइजेशन है ना वो धात्विक बंधन पर निर्भर तो करती है, लेकिन सिर्फ धात्विक बंधन पर निर्भर नहीं करती। एक और किस पर निर्भर करती है, ये उस पर भी निर्भर करती है कि ये जो एटम्स जो है ना, ये एटम जो है इनके बॉन्ड पर निर्भर करती है कि आपस में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रखा है इसने ना। लेकिन ये इनकी पैकिंग किस हिसाब से की हुई है यार, इनकी पैकिंग किस प्रकार की है, वो अपन सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे ना। पैकिंग किस प्रकार की है उस पर भी निर्भर करता है। भाई उनकी पैकिंग कोई बढ़िया सी पैकिंग कर दी, ठीक है, तो भी क्या है, आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी एक एटम को बाहर निकालने के लिए। तो सामान्यतः क्या बोल रहा है कि डेल्टा एटोमाइजेशन को पहले ग्रुप 5 से 6 तक क्या है, बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हर धातु की जो पैकिंग है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसके लिए अपन कोई जनरल ट्रेंड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी यार अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल से पढ़ते आ रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ना। एक मिनट पानी पी लो। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कोई भी एक न्यूट्रल है ना, आइसोलेटेड, याद आ रहा है, पीरियोडिक टेबल याद आ रही है क्या, जो देख रहे हैं स्टार्टिंग से उनको याद आ रही होगी। न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया अपन ने एक, और उसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक है। ये कोई आपके पास में क्या है, एक एटम है, इसमें से आपको, ये एक एटम है, इसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इसको आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जैसे अभी अपन एक
टुकड़े में से, मेटल के टुकड़े में से एक अपन एटम निकाल रहे थे, ठीक है। अब एक एटम से अपन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अरे बात वही है, बातें सारी वही चल रही हैं, बस थोड़ा सा दिमाग खोल के रखो। अभी अपन ने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या किया, कुछ नहीं किया कि एक अपन ने मेटल का टुकड़ा लिया और मैंने कहा कि इस मेटल के टुकड़े में से आपको एक एटम निकालना है, तो आपने कहा कि भाई इसको जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी वही आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। अब मैं बोल रहा हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। भाई कोई आपके पास में एक एटम है, उसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, आपके पास में एक एटम है, परमाणु है, आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है उसमें से, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। नहीं समझ में, मैं बोल रहा हूं किसी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़े वही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। वापस बोल रहा हूं, डेफिनेशन पीरियोडिक टेबल से बताता आ रहा हूं, वापस सुन लेना। किसी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़े वही क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये देखो लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 5D तत्वों का आयनाइजेशन एंथैल्पी 4D तत्वों से अधिक होता है ना। तो ये मैंने आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी बताया था मैंने आपको कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो 5D और जो 4D है इनकी साइज आपको ऑलमोस्ट सेम दिखती है। इस वजह से जो 5D है इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 4D वालों से ज्यादा होती है। पहली बात तो आपको याद रखनी है कि भाई 5D वाले जो हैं, देखो होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि 4D आता है, उसके नीचे क्या था 5D वाले आएंगे, भाई आते हैं, ठीक है। और जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर 3D है ना, जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होती है, साइज बढ़ती है। और जब साइज बढ़ेगी, जब ये एटम की साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पर बीच में क्या है, न्यूक्लियस है ना, और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच की क्या दूरी बढ़ेगी। जब वो दूरी बढ़ेगी तो ये प्लस जो है वो नेगेटिव को इतना बढ़िया से खींच नहीं पाएगा, तो अपन क्या जल्दी से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। यही अपन पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ बात अलग हो जाती है। क्या हो जाती है, यहां पर जो 5D है ना, उनसे पहले क्या जाते हैं 4F वाले भरे जाते हैं यार, है ना, F वाले भरे जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, इनकी साइज जो है ना इनके बराबर सी ही होती है, 4D वालों के ऑलमोस्ट इक्वल सी ही साइज होती है। तो साइज के अंदर कोई खास फर्क आता नहीं। और इनका शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है। और उसकी वजह से क्या है, इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम होता है ना। इसी को क्या बोला है आपने, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला है, ठीक है, लेंथेनॉइड संकुचन बोला है। और उसके कारण यहां पर क्या है, 5D वालों की क्या है 4D वालों से, होनी तो 4D वालों की ज्यादा चाहिए थी, लेकिन लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 5D वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 5D तत्वों का IE जो है 4D तत्वों से अधिक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, परमाणु संख्या 73 से 82 तक, है ना। यहां से सुनो, परमाणु संख्या कितनी है, एटॉमिक नंबर है परमाणु संख्या है, ज्यादा हिंदी में आपको वो भी नहीं होना चाहिए ना। तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर है ना। तो 73 से लेके 82 तक के जो तत्व हैं उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इसके ऊपर मौजूद तत्वों की तुलना में अधिक होता है। तो आपकी 73 से लेके 82 तक, 73 से लेके 82 तक के जो तत्व है ना, एटॉमिक नंबर 73 से लेके 82 तक के जितने भी तत्व आएंगे उनका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, किससे, जो उनके ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। ये मान लो आपके यहां पर क्या है, आपके 73 से लेके 82 वाले तत्व है ना, और इनके ऊपर जो होंगे ना, इनके ऊपर जो भी होंगे इनकी आयनाइजेशन उनसे क्या होगी, अधिक होगी। इनकी IE क्या होगी, अधिक होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ 2-3 एलिमेंट बता देता हूं, वो आपको याद रख लेने। आपका क्या Zn है, ठीक है, Cd है और Hg है, ठीक है। Hg का कितना भाई 80 होता है ना। और मैंने अभी आपको बताया कि भैया 73 से लेके 82 तक के जो तत्व हैं उनके ऊपर वालों से क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब Hg की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो Cd से क्या होगी, ज्यादा होगी। और Hg की इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो Zn से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसको आप याद रख सकते हो कैसे, कि भैया सबसे ज्यादा किसकी होगी, Hg की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में होगी आपकी Zn की, है ना, और उसके बाद में होगी आपकी Cd की, है ना। तो ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर याद रख लेना इनका। एक और बताऊंगा आपको, एक याद रख लेना और एक और बता देते हैं आपको, Cu, Ag,
CuAg और Au, ठीक है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, है ना। तो होनी तो ऐसे चाहिए थी कि भाई कॉपर की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी आयनेशन एनर्जी, क्योंकि वो ऊपर है, और फिर Ag की साइज बढ़ रही है तो उसकी कम होनी चाहिए थी, Au की साइज और बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसकी साइज उसकी आयनेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। लेकिन क्या है, ये भी क्या है, इसी रेंज में आ रहा है, इसी रेंज में ये आता है, ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा, यहां पर इसकी भी यही हो जाएगा, Au की सबसे ज्यादा होगी, और फिर आएगा आपका Cu, और उसके बाद में आएगा आपका, एक मिनट गलत साइन लगा दिया, उसके बाद में आएगा आपका Ag, है ना। तो ये दोनों आप याद रख लेना। इसको भी बॉक्स में ढंग से बंद कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना बात है ना। तो जो मैंने आपको पॉइंट लिखा है बस वही लिखा, मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा। ये परमाणु संख्या 73 से लेके 82 तक के जो तत्व हैं उनकी आयनेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, जो इससे ऊपर वाले हैं ना उनसे ज्यादा होगी। तो भाई Hg से ऊपर कौन है, Cd, तो Cd से ज्यादा होगी, लेकिन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो Zn से भी ज्यादा हो जाती है। वैसे ही आपके Au है, गोल्ड है, ठीक है, इसकी Ag से, सिल्वर से तो ज्यादा होती है, लेकिन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो Cu से, कॉपर से भी ज्यादा हो जाती है। तो ये आपको याद रख लेना है। अब एक क्वेश्चन देता आपको पूछता हूं, आप करके बताना, फिर मैं भी करवाऊंगा ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्रोमियम और कॉपर के लिए IE2 उच्च क्यों है, ठीक है। IE2 का मतलब क्या है, सेकंड आयनेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है ना। हाँ वो बताओ जल्दी से, कॉपर और क्रोमियम के लिए ना, जल्दी से बताओ भाई, सेकंड आयनेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है। पोज करो और फिर मुझे आंसर जल्दी से बताइए भाई इसका, लाइट ना चली जाए बस। चलो आंसर करते हैं। कॉपर जो सॉरी क्रोमियम जो है इसका कितना होता है भाई, 24 होता है क्या, 24 है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सबसे पहले तो अपन AR लिख देंगे, 18 तो ये हो गए, 18 के बाद में 24 में से 18 निकाल के 6 बच गए, है ना। तो क्या लिख देंगे अपन, 4s1, है ना, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला ना, 3d5 बताया हुआ है, ये स्टार्टिंग में पहले लेक्चर के अंदर बता दिए थे मैंने आपको। कुछ जो है वो अलग है थोड़े से ना, जिनके अंदर 4s1 बना जाता है अलग से। मैंने आपको बताया कि 4s1 वाले 4s0 वाले कौन से हैं, पहले बता चुका हूं आपको ना। अब क्या बोल रहा है अपन को, IE2 पूछिए। ये तो अपन ने इसकी क्या लिख दी, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने इसकी लिख दी। अपन क्या पूछ रहा है, IE2 उच्च क्यों होता है। IE2 का मतलब क्या होता है भैया, मैं ये बोल रहा हूं कि IE क्या होती है आपकी आयनेशन एनर्जी, क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया है ना, वो क्या होती है आपकी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, वो आपकी होती है IE1, है ना। अगर आप इसमें से ये आपका नॉर्मल, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन आपने बाहर नहीं निकाला है ना। और आयनेशन एनर्जी क्या होती है, किसी एक एटम से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, वो तो आयनेशन एनर्जी होती है। अगर मैं इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं, तो वो क्या है, IE2, वो क्या है आपका IE2, सॉरी IE1, है ना, माफी चाहूंगा गलत बोल दिया मैंने। अगर मैं इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं वो क्या होगा, IE1, और वहीं मैं इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं ना, एक बार मैं निकाल चुका हूं और फिर मेरा मन नहीं भरा, मैं सोच रहा हूं एक और मैं निकाल दूं इससे ना। तो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं ना, वो क्या होती है आपकी IE2, वो दूसरी आयनेशन एनर्जी होती है। क्या घुस गया है ना। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो वो जाएगी आपकी IE3। अरे ये समझ में आ गई क्या, है ना, तीसरी आयनेशन एनर्जी पे ना। तो बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक मिनट। हाँ ध्यान से सुनना। तो क्या बोला कि CR और Cu की उच्च IE2 उच्च क्यों होती है। IE2 बोल रहा है मतलब एक बार इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल चुका है, तभी तो IE2 बोल रहा है ना। अरे एक बार पहला इलेक्ट्रॉन होता तो IE1 होता है ना, ये बोल रहा IE2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो पहले निकल चुका है, IE1 तो हो गया खेलना, IE2 का काम चल रहा है ना। तो IE2 कैसे निकला, तो Cr+1 लिख देता हूं। क्यों लिखा मैंने Cr+1, इसलिए लिखा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें निकल चुका है, IE1 तो हो गया। Cr+1 का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये क्या लिख दूंगा AR, 18 तो ये भर गए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि पहले भरा भी किसमें जाता है, S में भरा जाता है, और निकाला भी S में से जाता है ना। तो यहाँ पर क्या देगा 4s0, ठीक है, और क्या देगा 3d5, है ना। अब IE2 क्या होगा, अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं ना, तब मेरे पास में क्या होगी, वो IE2 होगी, है ना। ये जो है ना, ये जो है, अरे इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो वो IE1 ही होगी।
ऊपर वाले में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं तो वो I1 ही होगी, क्योंकि मैं पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं। इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा ना तब वो IE2 होगी, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर पहले से निकल चुका। तो IE1 तो हो गया, IE2 करना है अपन को ना। तो यही बोला कि IE2 उच्च क्यों है, इसलिए है भैया क्योंकि इसमें से S तो 0 हो चुका है, लेकिन यहां पर क्या देखा आप 3d5 है। क्या है? 3d5। और आप सबको पता है 3d5 क्या है? हाफ फील्ड है। क्या है? हाफ फील्ड है ना, d ऑर्बिटल है। और आधी भरी हुई d ऑर्बिटल है, और आधी डी भरी हुई d ऑर्बिटल का मतलब क्या है? वो थोड़ी सी स्टेबल है, स्थिर है ना। तो ये क्या आपकी स्थिर है, स्टेबल है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भाई अब क्या पूछा अपन को? Cu की भी IE2 पूछिए, तो Cu का भी देख लेते हैं। आ जाओ, Cu है आपका कितना हो जाएगा? 29 है ना। और ये आपका मैंने भर दिया, AR भर दिया, और ये भी 4s1 वाला है ना, 3d10 भर दिया मैंने। ठीक है भैया, अब आपको अपन क्या पूछा? अपन को IE2 पूछा है, मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें से क्या है, निकल चुका है। तो अपन को क्या देखना है? Cu+1 का देखना है, Cu+1 का देखना है। AR भर दिया मैंने। ठीक है, पहले भरा भी किसमें जाता है? S में भरा जाता है, वो निकाला भी S में से जाएगा। तो 4s तो 0 हो गया, 3d10 बचा। ठीक है, तो इसकी ये तो IE1 कब होती? IE1 का मतलब क्या है? आयनेशन एनर्जी पहली। ये कब होती? जब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता, लेकिन मैं क्या इसमें निकाल रहा हूं? इसमें से निकाल रहा हूं, तो वो क्या IE2 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है। IE2 की बात अपन को पूछी क्वेश्चन में, तो यहां पर देखो इसकी हाई इसलिए है, इसलिए ज्यादा अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी क्या है? फुल्ली फिल्ड है। ये क्या है? फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल है। वो तो क्या ही थी? आधी भरी हुई थी। ये क्या है? फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल है। तो आपको पता है फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल क्या होती है? स्टेबल होती है भैया, स्टेबल होती है। और जब फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? बहुत ही ज्यादा देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके कहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसलिए तो बोला है ना IE2 क्या है? उच्च है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी आपको। फिर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है। Mn और Zn की तीसरी IE बहुत अधिक क्यों है? ठीक है, वहां पर दूसरी पूछी अपन को IE है ना, यहां पर पूछ लिया तीसरी IE, मतलब तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े वो तीसरी IE हो जाती है ना। तो देखो किसकी पूछी? Mn की पूछी अपन को। तो Mn का भाई कितना एटॉमिक नंबर होता है? 25 होता है ना, बढ़ लो। AR ठीक है, 18 तो भर दिए मैंने है ना। उसके बाद कितने बच गए? 25। तो 4s2 आ जाएगा आपका, 4s2 3d5। ठीक है, ये अपने पास में है, लेकिन अपन को इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है ना। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या होता? वो IE1 होता। बोला ठीक है भैया। अपन को क्या पूछा? IE3 पूछा है, तीसरी पूछी ना अपन को, तीसरी IE पूछी है अपन को, तो IE3 पूछी है अपन को, मतलब तीसरी IE3 का पूछने का मतलब क्या है कि IE1 और IE2 तो हो चुके हैं अपन को, तो तीसरी IE पूछी है ना, तो IE3 पूछी है अपन को। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं पहले से। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो इसमें निकाल देंगे अपन 2 इलेक्ट्रॉन है ना। Mn+2 निकाल दिए मैंने, ये आपका AR आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि भरा भी किस में जाएगा? पहले S में भरा जाएगा, और निकाला भी S से ही जाएगा। तो 4s0 और आपका जाएगा 3d5 है ना। और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल इसलिए है, क्या बोला? बहुत अधिक क्यों होती है? तीसरी IE जो है वो बहुत अधिक क्यों होती है? तो इसीलिए होती है क्योंकि ये क्या है? हाफ फील्ड है भाई, हाफ फील्ड आ गया ना, हाफ फील्ड है। तो आप बोलोगे भैया पहले भी तो इसकी हाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी तो हाफ फील्ड ही है। तो मैंने कहा पहले तो पहले से किस में निकाले जाएंगे? S में से निकाले जाएंगे ना, है ना। ये तो समझ गए, तो ये हाफ फील्ड है। और फिर क्या पूछा अपने को? Zn का भी पूछा, Zn का भी कर लेते हैं। Zn का एटॉमिक नंबर कितना? 30। AR भर दिया मैंने, और उसका 4s2 और 3d10। ठीक है, अपन को क्या पूछिए? तीसरी IE पूछिए, मतलब IE3 पूछिए अपन को। क्या पूछिए? IE3 पूछिए, तो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Zn+2 AR आपको पता है निकाले भी S में से जाते हैं और डाले भी S में जाते हैं, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, और 3d10। ये देखो आपका फुल्ली फिल्ड आ गया। ये क्या है? आपकी फुल्ली फिल्ड है। बाहर मौसम भी खराब हो गया, फुल्ली वैसे लाइट नहीं आती, ऊपर से मौसम और खराब हो गया। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है ना, d ऑर्बिटल। और ये क्या होती है? स्टेबल होती है। भाई लाइट चली जाए और तो आपका लेक्चर आधा हो जाए तो टेंशन मत लेना, आगे का लेक्चर बाद में मिल जाएगा आपको, है ना। तो चीज़ें थोड़ी सी लिमिटेड हैं, तो उसके हिसाब से अपन को काम करना पड़ता है यार, क्या करें, है ना। तो उसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए आपको आज मैसेज किया गया है कि ये सारी लिमिटेशन दूर हो जाएं और आपकी पढ़ाई भी स्मूथली चलती रहे और आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो उसी चीज़ के लिए आपको मैसेज किया गया है। तो प्लीज़ यार वो मैसेज देखना और बात करना, ठीक है। बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं, है ना। चलो
आगे बात करते हैं यार, आगे का टॉपिक स्टार्ट करूं या ना करूं, क्योंकि लाइट जाने वाली है मुझे लगता है ना। काफ़ी है यार, काफ़ी है, नहीं हो पाएगा। चलो यहाँ पे ही करता हूँ ना, आगे का लेक्चर कभी कल दूंगा आपको ना। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। देने का मन है लेकिन चली जाएगी बीच में, टॉपिक के बीच में रह जाएगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।